हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे, या बोर्ड की परीक्षा नहीं भी है वो भी विद्यार्थी अपने घर रह करके इस कोरोना काल के अंदर पढ़ रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार और अच्छा टॉपिक है, अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। और वो टॉपिक है आपकी बोर्ड की परीक्षा से संबंधित, 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा से संबंधित टॉपिक है। और उस टॉपिक के बारे में हम आज अच्छे से समझेंगे, अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं, आपकी प्रश्नावली से संबंधित ही टॉपिक है, उस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। बेसिक जानकारियां अगर आपने सीख ली तो उम्मीद करता हूं सारी चीज आपके समझ में आ जाएगी और सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आज अपन चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। और आपका जो आज का नया टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आज का नया टॉपिक है आपका प्रश्नावली 16, घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। चलिए अब इस घन घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल व आयतन है, ये तो सवाल अपन बाद में निकालना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने को यह जानना जरूरी है, इसके बेसिक नॉलेज से संबंधित जानकारी होना बहुत जरूरी है कि घन क्या चीज है, घनाभ क्या चीज है। फिर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घन की आकृति कैसे बनती है, कौन सी आकृति के सहयोग से घन की आकृति बनती है और कौन सी आकृति के सहयोग से घनाभ की आकृति बनती है। तो आइए हम परिचित होते हैं घन से पहले और उसके बाद घनाभ के बारे में परिचित होंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो, आपने वर्ग के बारे में पढ़ा होगा, वर्ग की आकृति के बारे में आपने पढ़ा है। इस वर्ग से ही घन का निर्माण होता है। वर्ग से क्या बनता है, घन बनता है। तो वर्ग के बारे में आप लोग जानते हैं। देखो, ये एक वर्ग की आकृति है, ये एक वर्ग की आकृति है, ठीक है, समझ गए। और वर्ग की आकृति की क्या विशेषता है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है। सभी भुजाओं की जो लंबाई चौड़ाई जो होती है वो एक जितनी होती है, यानी चौड़ाई इसमें होती नहीं, लंबाई नहीं होती, सब भुजाएं एक जितनी लंबी चौड़ी लंबी होती है। तो इसलिए इसका नाम लंबाई ही रखते हैं अपन, क्योंकि इस सभी भुजाएं वो इनकी बराबर होती है, इसीलिए तो इसका नाम वर्ग है। और इस वर्ग आकृति के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है घन। तो वर्ग से घन कैसे बढ़ता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए भाई, वर्ग के अंदर चार भुजाएं होती है, ये चार भुजाएं हैं और चारों भुजाएं समान होती है। अब घन की आकृति कैसे बनती है, घन की आकृति ऐसे वर्गों को जोड़ करके घन बनाया जाता है। वर्गों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है। वो कैसे बनता है, देखो, ये वर्ग में भुजाएं तो चार होती है, लेकिन ऐसे ही 6 वर्गों को और जोड़ देंगे। वर्ग के ऐसे वर्ग के 6 वर्ग है, इसको एक साथ जोड़ देंगे, इसके ऊपर नीचे रख करके इसको लगा देंगे तो एक घन की आकृति बन जाएगी, यानी एक बंद आकृति, बक्सेनुमा आकृति बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपके चौक का डिब्बा है उस आकार का वो घन बन जाएगा। या और कोई भी वस्तु हो सकती है, पानी का टैंक हो सकता है, और ये घनाकार बन जाएगा। लेकिन बनेगा किसे, ये वर्गाकार जो घन है इसके मिलाने से, यानी 6 वर्गाकार आकृतियों के मिलाने से बनेगा घन। देखो कैसे बनते हैं, ये देखो, ये आपके घन है। इस घन से, इस वर्ग से घन का बनना, ठीक है, ये घन है। यानी 6 वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए, 6 वर्गों को मिलाकर के इस घन का निर्माण हो गया। देखो कैसे हो गए 6 वर्ग में, आपको बताता हूँ। देखो, एक हो गया पीछे वाला, ठीक है, और एक हो गया नीचे वाला, 2, और एक ये साइड वाला हो गया,
3 और एक ही साइड वाला हो गया 4 और एक हो गया ऊपर वाला और एक ही हो गया ये सामने फ्रंट वाला। कुल मिलाकर के इस वर्ग के अंदर 6 आकृतियां छिपी हुई होती है। किसकी? घन के अंदर, सॉरी घन के अंदर 6 आकृतियां छिपी हुई होती है। किसकी? वर्ग की। तो वर्ग से घन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपन घन के क्षेत्रफल की। तो घन का क्षेत्रफल कैसे बनता है? घन का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल से बनता है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अपन लिखते हैं, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज आपको समझनी है कि घन का क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो वो तो अकेला है तो भुजा स्क्वायर होगा। लेकिन इस घन के अंदर कितने वर्ग मिलकर के बनते हैं? 6 वर्गों को मिलाकर के एक घन बनाया जाता है। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये आपके घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। घन का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। फिर बात करते हैं इसके आयतन की। घन का आयतन, घन का आयतन, ये मुख्य बातें हैं जो आपकी समझनी जरूरी है। इन चीजों को, बेसिक जानकारियों को सीखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ये चीजें जब नहीं करोगे तो बाकी चीजें आपके नहीं आएगी। घन का आयतन, घन का आयतन है वो क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब कहने का मतलब जो भुजा है, क्योंकि घन की भुजा सभी समान होती है। घन की भुजाओं की जो लंबाई है वो सबकी एक जितनी होती है। तो भुजा को, किसी एक भुजा को लेकर के उसका 3 बार गुणा करेंगे, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो ये हो गया आपके घन का आयतन। फिर तीसरे नंबर पर नंबर आता है आपके इस विकर्ण का। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है वो है आपके √3 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपके इसका √3 इंटू भुजा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, √3 इंटू भुजा। तो ये आपके विकर्ण का, ये इसका घन का विकर्ण आ जाएगा। चलिए अब ये 3 चीजें हो गई कि भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, फिर घन का आयतन हो गया, भुजा क्यूब हो गया, और घन का विकर्ण हो गया √3 इंटू भुजा हो गया। अब ये घन क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, और घनाभ का आयतन क्या है, और विकर्ण क्या है, इन तीनों चीजों के बारे में अपन विस्तार से जानकारी करते हैं। देखो पहले तो है घन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? आप परिभाषा को चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? यानी इस घन के आकार की कोई भी वस्तु है, घन के आकार की कोई भी वस्तु है, उसके बाहर चाहे वो कागज का कवर लगाना हो, या आपको किसी कपड़े का कवर लगाना हो, या ऐसी कोई भी वस्तु है जिसके बाहर आपको पेंट करना हो, कलर करना हो, उस बाहर के क्षेत्र के ऊपर जो भी चीज करी जाती है, या बाहर के क्षेत्र के ऊपर जो आवरण चढ़ाया जाता है, चाहे वो कवर हो, चाहे आपका कलर हो, चाहे आपकी लिपाई पुताई से संबंधित कार्य हो, मरम्मत का कार्य हो, उसके ऊपर जो क्षेत्र जो होता है, उस क्षेत्र के ऊपर जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और उस क्षेत्रफल के आधार पर ही इसके जो कवर है वो कवर चढ़ाया जाता है, या फिर किसी टैंक है, पानी का टैंक है, तो उस पानी के टैंक के ऊपर मान लो मरम्मत करनी है तो उस पे कलर किया जा सकता है, या कोई अन्य प्रकार की वस्तु हो सकती है जो अंदर से खोखली है और इस घन के आकार की है। तो कुल मिलाकर के बाहरी जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका क्षेत्रफल। तो उसके बाहरी क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई का आकलन करने के लिए क्षेत्रफल निकालना होता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर है। तब इसे अपना यह आकलन हो जाता है
कि भाई इसके बाहरी आवरण को ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। ये तो बात है इसके क्षेत्रफल की। फिर चलते हैं पर घन का आयतन। अब ये तो बाहरी क्षेत्र था इसको ढकने के लिए, ठीक है। अब बात आती है 2 नंबर घन का आयतन। तो ये आयतन क्या है? आयतन किसी, मान लो कोई पानी का टैंक है, पानी का टैंक है तो उस पानी के टैंक के अंदर जो चीज भरी जाती है, चाहे उसमें मिट्टी भरी जाती हो या पानी भरे जाता हो या फिर हवा भरी जाती हो, तो वो जो जगह घेरता है, पानी मिट्टी जो जगह घेरता है, अंदर का जो क्षेत्र होता है वो भरने के बाद में जो जगह घेरता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? आयतन। तो वो आयतन अंदर का जो एरिया है उसको निकालने के लिए आयतन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हवा है चाहे पानी है। और पानी आपकी टंकी है तो उसके अंदर पानी होगा, तो उस पानी का आंकलन करने के लिए कितना क्षेत्र घेरता है तो वो उसको आयतन बोलते हैं। उस आयतन को निकालने के लिए, उस पानी के जो मात्रा है उस मात्रा को निकालने के लिए उसका आयतन निकालना पड़ता है। और आयतन निकालता है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि अंदर से ये इतना इसके अंदर पानी है या इतनी हवा है या इतनी मिट्टी है या कोई भी वस्तु उसके अंदर भरी हुई है, तो घन के आयतन से पता चल जाता है अंदर की चीज की। तो ये अंदर की चीज के लिए हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन विकिरण की, 3 नंबर कि विकिरण क्या चीज है? घन का विकिरण। तो ये जो विकिरण है वो विकिरण, मान लो बीच की जो कोणा जो होता है, यानी नीचे का कोणा, यानी सबसे पहले शुरुआत का एक साइड का कोणा और अंदर का लास्ट वाला कोणा, इस कोणे के बीच में कोई भी वस्तु रखी जाती है। सबसे लंबी वस्तु रखने के लिए ये कोणा ही होता है। मान लो लोहे की छड़ आपको रखनी है तो पहले इस कोणे में रखेंगे, फिर अंतिम इस कोणे पर रखेंगे, या फिर पहले इस वाले नीचे कोणे में रखेंगे और लास्ट वाले ऊपर कोणे पर टकरा देंगे। कोई भी लोहे की छड़ वगैरह आपको रखनी होती है तो उसके लिए कोणे की जरूरत पड़ती है और उस कोणे को ही विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण का सूत्र है वो होता है आपके 3 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी इस विकर्ण को निकाल लेंगे तो हम उस कमरे के अंदर, मान लो एक घन के आकार का कमरा है, उस घन के आकार के कमरे के अंदर कोई भी वस्तु रखते हैं तो उससे पहले अपन उसका नाप निकाल लेते हैं और नाप विकर्ण की सहायता से हम निकाल लेंगे तो उससे ये पता चल जाता है कि ये इतनी लंबी वस्तु है, इस कमरे के अंदर आ सकती है। तो ये तीनों चीजें हमारे इस क्षेत्रफल, आयतन और इससे संबंधित थी और घन से संबंधित बेसिक जानकारियां थी। अब चलते हैं अपन घन के बाद में नंबर आता है आपके घनाभ का। घनाभ, तो ये घनाभ किससे बनता है भाई? घनाभ किससे बनता है? घनाभ बनता है आयत से। किससे बनता है? आयत से। अब आयत की आकृति आप जानते ही होंगे सारे। ये देखो, ये आयत की आकृति है, ये आयत की आकृति है। अब इस आयत की आकृति से क्या बन जाता है? जैसे वर्ग की आकृति से क्या बनता है? घन बनता है। तो आयत की आकृति से क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है। आइए हम, जैसे माचिस की डिब्बी होती है या माचिस की डिब्बी के समान अन्य कोई वस्तु होती है तो वो घनाभ के आकार की होती है। देखिए ये तो घन के आकार की जिसकी चारों भुजा बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर न करके दो आमने सामने वाली भुजा होती है, बराबर होती है, वो घनाभ के आकार की होती है। जैसे माचिस की डिब्बी है या अन्य कोई वस्तु उसके समान है। तो आइए हम आयत से घनाभ बनाते हैं। चलो ये देखो, ये आपके घनाभ की आकृति होती है, इसको घनाभ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका वर्ग बना है, वर्ग से घनाभ घन बनाया था, उसी प्रकार से इस आयत से भी घन बन गया, ठीक है। तो आपके ये कमरा भी हो सकता है, इस आकृति, इस आकार का आपके पानी का टैंक भी हो सकता है या अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है। जैसे माचिस की तीली का मैंने उदाहरण दिया था, वैसी वस्तु भी हो सकती है। तो ये हो गया आपके घनाभ। चलिए अब इसके घनाभ के बारे में और ज्यादा जानकारी करते हैं अपन। तो घनाभ के बारे में और ज्यादा जानकारी करते हैं तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू, मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई और प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी प्रत्येक भुजा 2 बार आ जाती है इसमें। तो इस प्रकार से ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से अपन निकालते हैं, ये इसका सूत्र है। फिर बात करते हैं अपन 2 नंबर पर आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, अब घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है? घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ के आयतन का सूत्र है। फिर 3 नंबर पर आते हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है वो है आपके घनाभ का विकर्ण। जैसे घन में विकर्ण था उसी प्रकार से घनाभ का विकर्ण है। घनाभ का विकर्ण जो है वो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। तो ये तीनों चीजें हो गई आपके, इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और घनाभ का आयतन हो गया और घनाभ का विकर्ण हो गया। अब जैसे घन के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी प्रकार से इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी संपूर्ण पृष्ठीय घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके बाहरी चारों ओर, चाहे आपको कोई कवर बनाना हो या इसके चारों ओर आपको रंग रोगन करना हो, उसका जो क्षेत्र होता है, बाहर का जो क्षेत्र होता है वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, या बाहर का जो भी एरिया होता है उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। और इसके अंदर का जो एरिया होता है वो आयतन होता है। इसके अंदर आप हवा पानी कुछ भी भर सकते हैं, उसको नापने के लिए आपके क्या काम आएगा? आपके घनाभ का आयतन काम आएगा। इसकी सहायता से अपन, इस सूत्र की सहायता से हम घनाभ का आयतन निकाल देंगे। फिर चलते हैं अपन विकर्ण। तो जैसे इसमें कोने के अंदर किसी लंबी वस्तु को अपन रख सकते हैं, उसी प्रकार से इसके भी सामने वाले कोने में, यानी नीचे वाला, एक साइड के नीचे वाला कोना और उसके ठीक सामने वाला ऊपर वाला कोना, वो सबसे लंबा कोना होगा और जो सबसे लंबा कोना होगा वो आपका विकर्ण कहलाएगा। और इसका सूत्र क्या है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये हुई हमारे इस आकृतियों की बेसिक जानकारियां, जो घन और घनाभ से संबंधित जो बेसिक जानकारियां थी इसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये घन और घनाभ के बारे में पूरी चीजें आपके समझ में लगभग आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अपन इसके सवालों की। अपन प्रश्नावली की तरफ चलेंगे कि आपके बोर्ड में 16.1 में किस टाइप के सवाल हैं, उस सवालों को हल करने के लिए हमें आगे चलना होगा। देखो, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है एक घनाभ 12 सेमी लंबा, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेमी है और 9 सेमी चौड़ाई है और 5 सेमी ऊंचाई है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करो। एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेमी है और चौड़ाई है वो 9 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है। सवाल नंबर 1, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेमी, ऊंचाई 9 सेमी और चौड़ाई जो है वो है 5 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी है। तो घनाभ का हो तो घनाभ
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, अच्छे से समझेंगे। सवाल आपको ध्यान में रखना है कि इस सवाल को किस तरह से करना है। बस सिर्फ सूत्र याद रखने हैं। जब सूत्र याद रख लोगे तो आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अपन बात करते हैं इस सवाल की तरफ देखने की, सवाल को हल करने की। तो सबसे पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा। देखो, एक घनाभ, यहाँ बात घन की नहीं हो रही है, घनाभ की हो रही है। अब घनाभ की जहां बात होती है तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक वो चित्र आ जाना चाहिए जो हमने बेसिक जानकारी में समझा था। तो घनाभ का मतलब जिसकी जो किससे बना होता है, आयत से बना हुआ था, वो घनाभ है, यानी संदूक के आकार का है। इस प्रकार की आकृति आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये नाम देखते ही घनाभ, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेमी है, ऊंचाई 9 सेमी है और चौड़ाई 5 सेमी हो, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी दोनों चीजें इसमें पूछी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चीजें इसके अंदर पूछी है। इन दोनों चीजों को अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और घनाभ का आयतन का सूत्र जो है वो क्या है, वो चीजें आपको पहले याद रखनी है, उसका सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो देखो, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी है? घनाभ की लंबाई है 12 से, और घनाभ की चौड़ाई कितनी है? घनाभ की चौड़ाई है 9 सेमी। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 5 सेमी। ये आपका एक घनाभ है, ये इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? पहले आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, सबसे पहले वो लिखना है आपको। देखो, दो आ जाएंगे बाहर, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह आपके घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र है। देखो, अब ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे L को लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं, B को ऊंचाई से, B को चौड़ाई से करते हैं और H को ऊंचाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चीज तो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, 2 गुणा लंबाई कितनी है, यानी लंबाई L होगी 12 इंटू चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है आपके पास 9 प्लस ऊंचाई कितनी है? वापस चौड़ाई होगी 9 इंटू ऊंचाई कितनी है? 5 प्लस ऊंचाई कितनी होगी? 5 इंटू लंबाई कितनी होगी? 12। इन सब का अपन गुणा कर देंगे। देखो, 2 गुणा 12 में 108 प्लस 45 प्लस 60, इनको जोड़ देंगे। देखो, 2 यानी ये जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 5 और 8 13 का 3, और ये हो गया 6 और 4 10 और 1 11 और 1 1 2 213। अब इनको गुणा कर देंगे, 213 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आ गए? 426 सेमी स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपको सेमी स्क्वायर जरूर लिखना है। सेमी क्षेत्रफल के अंदर आप लिखोगे सेमी स्क्वायर और आयतन के अंदर लिखोगे आप सेमी क्यूब। इस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान रखोगे। क्षेत्रफल के अंदर आपको सेमी स्क्वायर लिखना है और आयतन के अंदर आपको लिखना है सेमी क्यूब। चाहे वो किसी भी प्रकार की आकृति हो, सभी प्रकार की आकृतियों में ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इसके अंदर सेमी स्क्वायर लिखना होता है क्षेत्रफल में, और आयतन जिस भी आकृति का होता है उसमें सेमी क्यूब लिखना होता है। इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं दूसरे सवाल की। इसी के अंदर दूसरा सवाल है। अब एक सवाल तो अपना हो गया क्षेत्रफल से संबंधित, अब दूसरा सवाल पूछा है आयतन से संबंधित कि इसका आयतन क्या है। तो घनाभ का आयतन। अब आयतन का सूत्र क्या है?
आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो है आपके घनाभ का आयतन का सूत्र, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। तो ये तीनों चीजें आपके सामने हैं, तीनों सामने है। तो देखो 12 इंटू 9 इंटू 5, तो 12 9 में 108, 108 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 12 9 में 108, 108 को 5 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 540। 540 ये आगे आपके 540। अब 540 आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सेमी क्यूब। इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें आपकी लिखा हुआ है सेमी स्क्वायर। तो ये था आज आपका घन और घनाभ का बेसिक परिचय, और एक सवाल जो प्रश्नावली से संबंधित था वो मैंने आपको समझाया, और उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं भी समझ में आया है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस 16.1 का बाकी जो सवाल है, आपकी प्रश्नावलियों के अलग अलग टाइप के सवाल है, क्योंकि इस क्षेत्रफल के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो है इससे संबंधित कई प्रकार के सवाल बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और बाकी जो सवाल है, जो मोस्ट परीक्षा में आने वाले जो सवाल है, वो सवाल मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। और तब तक आप इस वीडियो में जितने भी चीज मैंने बताई है उस चीज को आप अच्छे से खुद कर करके देखेंगे तो सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेन बात ये है कि आपको इन सवालों के अंदर मुख्यतः आपको इनका जो सूत्र होता है वो सूत्र आप अगर याद कर लेते हैं तो इस सवालों में किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से और सवालों को बताने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए और ध्यान से इसको 2-3 बार खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाता है। तो आज बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए आपको तैयार रहना है। तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो आप अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धन्यवाद।